हाँ, इसके बाद में हमारे पास जो है विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कोई भी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, प्रारंभ में जो है थीटा कोण पर है इनिशियली। ठीक, तो इसमें जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकालना चाह रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं -WE के बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर। ये आपके पास जो है स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि बाह्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य के बराबर जो है वो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ लिया हुआ है P वेक्टर, और E वेक्टर आपके पास इस तरफ है। मतलब इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लग रहा होगा वो आपके पास आएगा क्लॉकवाइज साइड में, मतलब P को वो इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे जो है इसको यहाँ पर बनाए रखना है तो उतने ही अमाउंट का PE साइन थीटा के बराबर अमाउंट का जो है बलागुण यहाँ पर विपरीत दिशा में बना के रखना पड़ेगा, ताकि जो है ये यहाँ पर स्थिर अवस्था बनाए। सपोज कीजिए हम जो है इसको थीटा से अल्प कोण डी थीटा से विस्थापित करते हैं। मतलब थीटा से आपने जो है इसको द्विध्रुव को कुछ अल्प कोण डी थीटा से विस्थापित किया विद्युत क्षेत्र के बलागुण के विपरीत। ठीक है, आपने जो है यहाँ से यहाँ पे लेके गए इसको, तो यहाँ पर जो बलागुण आएगा, मतलब डी थीटा काफ़ी स्मॉल है, तो जो भी टॉर्क का जो वैल्यू है लगभग कांस्टेंट माना जा सकता है। जो थीटा पर यहाँ पर जो टॉर्क रहेगा एक्सटर्नल एजेंट का, उतना ही टॉर्क आपके पास इस रेंज में माना जा सकता है अगर डी थीटा का वैल्यू काफ़ी कम है तो। मतलब यहाँ पर जो एक्सटर्नल टॉर्क आएगा, तो हम एक्सटर्नल टॉर्क जो रहेगा इस केस में वो रहेगा आपके पास PE साइन थीटा के बराबर, और वो रहेगा यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है क्लॉकवाइज, तो एक्सटर्नल जो भी सोर्स है उसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा आपके पास। ठीक है, तो वर्क हम निकालना चाह रहे हैं, तो वर्क dW बाई एक्सटर्नल वो होगा आपके पास टो एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, ये आपके पास जाएगा वर्क, इंटू कोस 0, इनके बीच का जो कोण है कोस 0। तो टो एक्सटर्नल जो है हमारे पास इस तरफ, और उसी डायरेक्शन में हम डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनके बीच का कोण जो है 0 डिग्री के बराबर। मतलब dW जो एक्सटर्नल होगा वो होगा P साइन थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। तो एक्सटर्नल का वैल्यू हमने यहाँ पर रखा, ये आपके पास आ जाता है बाह्यकर्ता का जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा में वर्क। ठीक है, अब ये वर्क है आपके पास। तो अगर मान लीजिए मुझे θ1 से θ2 कोण पर घुमाना है, मान लीजिए पहले जो है ये θ1 पर था और इसको मैं घुमाकर जो है θ2 पर लाना चाहता हूँ, तो इस घुमाने में किया गया कार्य जो होगा dW वो हम कैसे निकालेंगे, वो इंटीग्रेशन मेथड से निकाला जाएगा। वो होगा आपके पास 0 से W, इधर PE कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन साइन θ1 टू θ2, ये आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर W एक्सटर्नल जो आ गया मुझे θ1 से θ2 घुमाने में,
जो इस बलागुण पर किया गया कार्य होगा कि पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे थीटा 1 से थीटा 2, ये आप लिमिट लगाते हो तो ये फाइनली बनेगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू होगा पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 के बराबर। ये आपके पास आया डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये बाई कर्ता का कार्य ये आ गया हमारे पास। तो बाई कर्ता का कार्य ये है, मतलब जो है तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन मतलब डेल्टा यू वो बराबर होगा यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई कर्ता के कार्य के बराबर। और यहाँ से सोल्व किया जाए तो यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 वो बराबर पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये आपके पास वर्क आएगा। तो टोटल वर्क आपके पास इस तरह से दिया जाएगा और ये स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो ऐसे देंगे। तो ये तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन है। हमें पहले एक एंगल को जो है, अगर मान लीजिए मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन के लिए, किसी कोणीय विस्थिति के लिए, द्विध्रुव की कोणीय विस्थिति के लिए अगर मुझे जो है स्थिति ऊर्जा निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको एक बिंदु पर जो है स्थिति ऊर्जा का मान 0 मानना पड़ेगा और वो हम यहाँ पर लेते हैं जब जो है विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में होता है, तब उस स्थिति पर स्थिति ऊर्जा 0 मानी जाए। यदि जो है जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में होता है, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में होता है, तब उस स्थिति में स्थिति ऊर्जा को 0 मानी जाए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यदि थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, जहाँ पर यू थीटा 2 इक्वल टू 0, तब थीटा स्थिति पर जो स्थिति ऊर्जा दी जाएगी तो थीटा 1 का वैल्यू थीटा रखें और यू थीटा 1 का वैल्यू यू थीटा, तो ये वैल्यू ये एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो देखो यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 को यू थीटा रखें इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1, तो कोस थीटा माइनस कोस थीटा 2, ये आपका कोस 90। इसको आप सोल्व करते हैं तो ये वाली क्वांटिटी 0 आ जाएगी। यू थीटा इक्वल टू पी ई कोस थीटा के बराबर होगा माइनस में, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यू थीटा इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ये स्थिति ऊर्जा बनेगी, ठीक है। तो ये स्थिति ऊर्जा आएगी जब, तो मतलब ये है कि जब भी कोई द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र से थीटा कोणीय स्थिति पर हो, एंगुलर पोजीशन पर हो, तब उसकी स्थिति ऊर्जा जो है माइनस पी डॉट ई के बराबर होगी। इस केस में ये फार्मूला लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो है स्थिति ऊर्जा का जो निर्देश बिंदु लिया है, रेफरेंस पॉइंट जो लिया है इसमें स्थिति ऊर्जा का जो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने निर्देश बिंदु माना वो तब माना है, उस स्थिति पर माना है जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, उस स्थिति में अगर मैं जो है पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानता हूँ तो थीटा स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है माइनस पी डॉट ई के बराबर, ई वेक्टर के बराबर। यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि थीटा इक्वल टू जो है 0 डिग्री लिया जाए, थीटा इक्वल टू 180 लिया जाए और थीटा इक्वल टू 90 लिया जाए, तो देखो थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं तो u का वैल्यू आता है आपके पास माइनस पी ई के बराबर, डेट इज मिनिमम वैल्यू। जब आप जो है थीटा का वैल्यू 180 रखते हैं तो u इक्वल टू आता है प्लस का पी ई, डेट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी जैसा मैं बता रहा था कि
कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो है स्टेबल होगा, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अनस्टेबल होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इसलिए स्टेबल अनस्टेबल रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इस स्थिति में फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, और थीटा इक्वल टू 180 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, फोर्स 0 है और आपके टॉर्क भी 0 है, तो ये अनस्टेबल सिचुएशन को शो करेगा। ठीक है, और एक आता है थीटा इक्वल टू 90 पर, तो 90 पर आप देखते हैं तो जो है यू थीटा वो आपके पास 0 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है माइनस पी डॉट ई, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ई वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होगा, या यू थीटा इक्वल टू माइनस पी डॉट ई वेक्टर के बराबर है। ठीक, जैसे क्वेश्चन लें, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपके पास और एक पी आपके पहले रखा हुआ है यहाँ पर 37 डिग्री पर। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये है, इसको जो है आप मान लीजिए घुमाकर इसको इस तरह से घुमाते हैं कि यहाँ पर जो है ये एंगल जो है 53 बनने लगता है, ये फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री पर था डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से, और बाद में जो है 53 डिग्री पर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो उस केस में इस प्रक्रिया में जो है हमें बाह्यकर्ता का कार्य निकालना है और विद्युत क्षेत्र का कार्य निकालना है। तो इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र का कार्य कितना होगा और बाह्यकर्ता का कार्य हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि बाह्यकर्ता का जो कार्य होगा वो होता है यूएफ माइनस यूआई, स्थितीय ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, स्थितीय ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो स्थितीय ऊर्जा में परिवर्तन या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कोस 53। ठीक है, ये फाइनल स्थिति पर, और प्रारंभिक स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी ई कोस 37। ये इसको आप सोल्व कर सकते हैं, माइनस का पी ई कोस 53 मतलब 3/5 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा पी ई इंटू कोस 37, कोस 37 होता है 4/5। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये होगा 1/5 पी ई के बराबर। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कार्य होगा वो इसी के बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस का 1/5 ऑफ पी ई। ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य आएगा। तो इस तरह से जो है आप किसी भी द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए जो भी आवश्यक वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालें या एक्सटर्नल एजेंट का निकालें, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन, देखिए रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है 90 डिग्री। जब P और E के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तब रेफरेंस पॉइंट हमने जो है लिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस स्थिति पे 0 है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट जो है मैं 37 डिग्री ले लें और तब इलेक्ट्रिक
तब जो है हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें 90 डिग्री स्थिति पर। तो क्वेश्चन लिख लें पहले कि इफ पोटेंशियल एनर्जी, इफ रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन at 37 degree from E vector, then determine its potential energy when it is at 90 degree from the electric field. It is at 90 degree from electric field. ठीक है, मतलब रेफरेंस पॉइंट आपने चेंज कर दिया, तब कैसे निकालेंगे? तो अभी जैसा मैंने बता रहा था इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो कभी भी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज सेम रहेगी, वो कभी इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है। मतलब आप डेल्टा यू निकाल रहे हो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रेफरेंस लेते हैं, या डेल्टा यू निकालो व्हेन 37 डिग्री इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों की वैल्यूज जो है वो आपके पास बराबर ही आनी चाहिए। तो 90 डिग्री के लिए मान लो u90 माइनस u37 इक्वल टू, जब 37 का रेफरेंस लेते हैं तो u90 माइनस u37। देखिए इधर थीटा इक्वल टू 90 को रेफरेंस लिया हुआ है, मतलब ये 0 रहेगा, और 90 डिग्री पर जब रेफरेंस पॉइंट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी निकाली माइनस पीई कोस थीटा के बराबर। तो माइनस पीई कोस 37 के बराबर ये आएगी, वो बराबर u90 ये हमें कैलकुलेट करना है और u37 को 0 बता रहा है, तो ये 0 हम यहाँ पर रखेंगे और इसको आप सोल्व करते हो तो u90 इक्वल टू आता है प्लस का पीई इंटू कोस 37 जो होता है वो 4/5, ये 4/5 के बराबर। तो ये आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 90 डिग्री की स्थिति में जब आपने रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, तो देखिए क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र को ग्राफिकली कुछ काल्पनिक रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे हम जो है विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है इन काल्पनिक रेखाओं द्वारा होता है। वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं होती नहीं है, लेकिन जस्ट हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से जो है लाइंस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाएगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगी, या विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें कि जैसे इलेक्ट्रिक पहला पॉइंट जो आता है वो आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी बिंदु पर खींचे गए टेंजेंट,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचे गए टेंजेंट जो है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपके पास इस तरह से। आप किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो इस पॉइंट पर ले लें या इस पॉइंट पर ले लें, किसी भी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आप शो करना चाह रहे हैं, तो आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। जैसे मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाता हूँ तो ये टेंजेंट ये होगा, और इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जाए तो इस पॉइंट पर टेंजेंट जो है ये आएगा आपके पास। तो ये बी पॉइंट है, ई बी, और ये ई ए। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी फील्ड लाइंस पर। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज पर उनका समापन होता है, तो टर्मिनेशन होता है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, प्रारंभ होंगी, और नेगेटिव चार्ज की तरफ इनका समापन होगा। अगर चार्ज आपके पास आइसोलेटेड है, विलगित आवेश है, आसपास में कोई दूसरा आवेश नहीं उपस्थित है, तो उस केस में जो विद्युत बल रेखाएं वो आपके पास जो है अनंत तक सरल रेखीय रूप में होगी, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगी। जैसे ये है मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और जो है तो इस तरह से आपके पास जो है फील्ड लाइंस रहेंगी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है अनंत तक जाएंगी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, वही नेगेटिव चार्ज के कारण इस तरह से ये इसकी तरफ आ रही होंगी। ये रहेगा। ठीक है, तो ये अगर कोई सराउंडिंग में चार्ज दिए तो जस्ट स्ट्रेट लाइन होगी और अनंत तक जा रही होगी, ये भी अनंत तक, ये इस तरह से ये अनंत से आ रही हैं इसमें, उस केस में अनंत तक जाएंगी, तो ये रहेगा आपके पास। लेकिन जैसे ही कोई जो है चार्ज को, आवेश को किसी दूसरे आवेश के समीप रखा जाता है, तो बल रेखाएं जो है सरल रेखीय न होकर वक्रीय फॉर्म में होने लगती हैं। ठीक है, तो अगर दो आवेश जो है मैं निकट रख दूं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो उस केस में जो है बल रेखाएं जो है स्ट्रेट ना जाकर घूमने लगती हैं एक तरफ। जैसे यूँ रहेगा कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ से बल रेखाएं निकल के यूँ जा रही होंगी, यह आपके पास इस तरह से ये और इसमें आपके पास जो है इस तरह से ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर दो सिमिलर चार्जेज हों, जैसे मान लीजिए अगला केस ले लें कि प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से बल रेखाएं जो है निकल के इस तरफ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर भी इसकी भी निकलेंगी, दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इस तरह से इसकी बल रेखाएं ऐसे जाएंगी। फिर तो ये आपके पास इसका जो है रिप्रेजेंटेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सिमिलरली इस केस में भी ऐसा ही,
तो ये आपके पास जो है सेम नेचर का चार्ज होगा, तो वो इस तरह से बनेगी। और यहाँ बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 रहेगी। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास 0 रहती है वहाँ पर कोई भी बल रेखा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और वो बिंदु जो है वो कहलाता है आपके पास उदासीन पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट्स। ये न्यूट्रल पॉइंट होगा या उदासीन बिंदु। ठीक है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट हुआ आपके पास या उदासीन बिंदु, इस तरह से। ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है इसमें कि विद्युत बल रेखाएं जो है कभी भी क्लोज्ड कर्व में नहीं होती है, बंद पाश में नहीं पाई जाती है, क्लोज लूप में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बल रेखा आ सकती है, लेकिन नेगेटिव से वापस पॉजिटिव नहीं जा सकती है, इसलिए आपके पास जो है हमेशा खुले रूप में पाई जाती है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अगला पॉइंट, दो विद्युत बल रेखाएं जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उस जगह पर प्रतिच्छेद वाले बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव होंगी, और वो नहीं हो सकता है। किसी बिंदु पर केवल एक ही दिशा पॉसिबल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए जो है ऐसा भी नहीं होगा कि 2 बल रेखाएं जो है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे मान लीजिए एक बल रेखा ये होगी और एक बल रेखा ये। ठीक है, इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करनी है, तो इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपके पास डायरेक्शन इस तरफ आएगी, और इस बल रेखा के अकॉर्डिंग देखिए तो वो इधर आएगी। तो यहाँ पर जो है केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर यह प्रतिच्छेद कर रही है तो 2 डायरेक्शन आ रही है, वो गलत है। ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, एक किसी भी बिंदु आवेश से बल रेखा का उद्गम अथवा समापन, किसी भी बिंदु आवेश से, किसी भी पॉइंट चार्ज से बल रेखाएं जो उत्पन्न हो रही हैं या बल रेखाएं जो उस पर समाप्त हो रही हैं, टर्मिनेट्स हो रही हैं, वो नंबर जो है डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, और हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल आएगी। जैसे नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस फ्रॉम ए चार्ज is proportional to magnitude of the charge। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा आवेश का, चार्ज का, तो उस केस में उससे फील्ड लाइंस जो हैं ज़्यादा मात्रा में निकलेंगी या फिर ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ख़त्म हो रही होंगी। ठीक है, उसी रेशो में आपके पास ख़त्म होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है ये है 2 कूलम 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और ये आपके पास यहाँ पर जो है -4 माइक्रो कूलम या 6 माइक्रो कूलम चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए एक बल रेखा ये जाती है, एक बल रेखा ये हो गई। तो यहाँ पर जो है इससे अगर हम देखें तो टोटल जो बल रेखाएं निकल रही हैं फील्ड लाइंस, वो 6 बल रेखाएं निकल रही है। क्योंकि इसके और इसके चार्ज का अनुपात जो है, अनुपात में निकालें तो 1:3 है। मतलब इस पर जो है जो बल रेखाएं जो पहुँचनी चाहिए, अगर यहाँ पर 6 पहुँच रही है तो यहाँ पर फिर उसका 3 गुना होगी, मतलब 18 आपके पास बल रेखाएँ आएंगी। तो 18 बल रेखाएँ मतलब इस तरह से है। इस तरह से अगर यहाँ पर जो है हाँ, तो
यहाँ पर जो है चार्जेस का जो रेशो है वो 1:3 है। अगर यहाँ से 6 फील्ड लाइन्स हैं वो निकल रही है तो वहाँ पर जो होनी चाहिए वो इसका 3 गुना, डेट मीन्स 18 फील्ड लाइन्स वहाँ पर अप्रोच करेंगी जहाँ पहुँचेगी। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स अगर 6 है तो वहाँ पर 18 आनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो है किसी भी चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली अथवा टर्मिनेट होने वाली जो है फील्ड लाइन्स वो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है, ये पॉइंट है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट कि कंडक्टर, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि कंडक्टर या चालक जो है, मैं बता दूं आपको कि चालक जो होते हैं वो पदार्थ हैं जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जैसे ऑल मेटल्स जो भी हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन वगैरह, इतने जो भी आपके पास मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टिंग मटेरियल होंगे, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जो है इंटेंसिटी फाइनल स्थिति में, अंतिम अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, इसका मतलब ये होगा कि इनके भीतर से कभी भी विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं इनके भीतर से। विद्युत बल रेखाएं जो है इनके एक छोर पर अगर जो है टर्मिनेट हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, तो दूसरी छोर से निकलेंगी, ऐसा रहेगा। साथ में किसी भी चालक की जो सतह होती है वो आपके समविभव सतह होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। और मैं जैसा बता रहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑलवेज सतह के लंबवत होगा। सतह के लंबवत होगा तो मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो किसी भी चालक पर लंबवत ही चालू होंगी, प्रारंभ करेंगी, या फिर लंबवत ही समाप्त होंगी। जैसे ये है कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ये कोई कंडक्टर है, इसको मैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखता हूँ, विद्युत बल रेखा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से समाप्त होंगी इस पर। ठीक है, और इसी तरह से वापस इसका उद्गम भी होगा। तो ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर 0 रहेगी इस जगह पर। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी, बाहर ही आपके पास यहाँ पर बाहर आके समाप्त हो गई और वहीं से जो है इस तरफ से ये निकल गई। और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो वो ऐसे रहेगी, सीधी निकल जाएगी, और ये वाली भी आपके पास इस तरह से। ठीक है, तो ये कंडक्टर है आपके पास, चालक है। तो चालक में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलर नहीं होती, मतलब प्रवेश नहीं करती हैं, अंदर नहीं पाई जाएगी। हमेशा इनका जो आरंभ होगा वो लंबवत ही होगा, या समापन होगा वो भी आपके पास लंबवत ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि चालक की जो सतह होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, समविभव सतह होती है, इसलिए जो है वहाँ पर सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमेशा लंबवत होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखूंगा तो वो इस तरह से होगा, लंबवत होगा। ठीक है, इसलिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलर खत्म होंगी या परपेंडिकुलर ही ओरिजिनेट करेंगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो विद्युत बल रेखाओं से संबंधित थे। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव सतह। नेक्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस या
from